इंदिरा गांधी के वकील खरे साहब इलाहाबाद से संसदीय चुनाव लड़ रहे थे और बहुगुणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। एकदम चर्चा का विषय था उस समय जो है कि बहुगुणा ने खरे साहब को हरवा दिया। वैचारिक रूप से कांग्रेस का खुद का पतन 1990 के बाद हो गया था। अब चाहे जिसके दबाव में हुआ हो, लोग कहते हैं कि अमेरिकन प्रेशर में था, वेस्ट का प्रेशर था, मनमोहन सिंह वर्ल्ड बैंक से आए थे, और कांग्रेस ठीक उसी वैचारिकी पे आ गई थी। सिर्फ अगर हिंदुत्व को माइनस कर दीजिए तो सामाजिक आर्थिक एजेंडे में कांग्रेस और बीजेपी में कोई बहुत ज्यादा दूरियां नहीं है। कौन से मंच से पार्टी की दिशा और दशा पर आपने कहां कहां बात की है, किसको किसको मौका बोलने के लिए दिया है जो अपनी बात रखे कि हमको पार्टी को पुनर्जीवित किस तरह करना चाहिए, इसके लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, कहीं बहस है? अब जो शतरंज पे जो राजनीति हो रही है उसमें जो शतरंज की चालें चल रहा है वो तो कॉर्पोरेट चल रहा है। कॉर्पोरेट ने डिसाइड करना है कि ज्योतिरादित्य को आज भाजपा में बैठना है और 20 साल बाद कहां जाना है। आप खुद किसी को इतना बेइज्जत करेंगे कि वो ढकेल करके दूसरे में चला जाएगा, चलो हम नहीं लेकिन अब तुमको नहीं रहने देंगे। ये राजनीति में बहुत से मामलों में कहा जा सकता है कि जिस तरह दरकिनार करके ढकेला गया कि हम नहीं तो तुमको नहीं देंगे। आप राहुल गांधी का जो सवाल आपने पूछा है, राहुल गांधी पार्टी में किस हैसियत में है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के रूप में राहुल गांधी और चाहे प्रियंका गांधी हैं, कायदे से तो खड़गे साहब हैं। राहुल गांधी को ये स्वीकार करना चाहिए कि जो आपकी ढांचे में जो गड़बड़ी है वो टॉप लेवल पे है, राज्यों में नहीं है। राज्य तो निस्तानाबूद हो चुका है आपका, राज्य में आपका संगठन ही नहीं है, तो आप कहां कहोगे कौन बीजेपी का स्लीपर सेल है? आप टॉप लीडरों की बात करो कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कितने स्लीपर सेल आपके पार्टी के अंदर बैठे हैं। कांग्रेस में बीजेपी और आरएसएस का स्लीपर सेल, एक शब्द मैं लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा हूं, कासंगी। और 2014 में एक डेलीगेशन में मैं राहुल गांधी से मिला था, उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई शिक्षक थे, और मैंने कहा था उस समय कि बीजेपी से खतरा नहीं है, आपको कासंगियों से खतरा है। तो ही वाज सरप्राइज, मेरे चेहरे की तरफ देखे, और उसके बाद 20-25 मिनट बात हुई इन्हीं सब इश्यूज पर। अभी गुजरात में राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उससे बवाल है, पूरे देश में बवाल है। हम लोग सवाल करते हैं तो लोग मुझे बवाली कहते हैं, सवाल करने वाले को बवाली कहा जाता है और बवाली सर को अवार्ड दिया जाता है। बहरहाल ये तो बात सही है कि कांग्रेस की स्थापना के समय या आजादी के आंदोलन के पहले हिंदू महासभा के भी लोग रहते थे और कांग्रेस में भी रहते थे, जैसे मदन मोहन मालवीय, तमाम ऐसे नाम गिनवा सकता हूँ लाइन से, और दोनों तरफ रहते थे। बाद में आजादी के बाद भी आरएसएस के लोग कांग्रेस में भी रहे, जनसंघ में भी रहे, और कई पार्टी में आरएसएस के स्लीपर सेल और बीजेपी के स्लीपर सेल काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जो सवाल खड़ा किया उससे कांग्रेस में हलचल है, और कई सोशल मीडिया पे आप प्रतिक्रिया देख ही रहे होंगे। दिग्विजय सिंह साहब जो मुख्यमंत्री रहे 2 बार मध्य प्रदेश के, मैं उनसे कई बार मिला हूं, और हिंदू अपने आप को कहते हैं कि आई एम प्रैक्टिसिंग हिंदू बट आई एम ए सेकुलर हिंदू ऑल्सो। तो उन्होंने राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए एक ट्वीट किया है और बड़ा शानदार है कि मैं राहुल गांधी जी को उनके बयान के लिए बधाई देता हूं। मुझे याद है जब मैं एमपी में मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में प्रचार करने गया था तो मुझे निर्देश दिए गए थे कि मैं आरएसएस के खिलाफ ना बोलूं, हिंदू नाराज हो जाएंगे। संघ हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता, वह केवल धर्म के नाम से हिंदुओं को गुमराह करने का शोषण करता है। एक आध लाइन और सुना देता हूं। भाजपा शोषक तत्वों का समूह है जिसका एकमात्र उद्देश्य है लोगों के धर्म के नाम पर लूट कर सत्ता हासिल करना। जय सिया राम। अब राहुल गांधी को कुछ समय पहले आप देखे होंगे कि उनको जनेऊ पहनाकर और दिखाते हुए और बहुत सारे आडंबर पाखंड में, वो कौन लोग थे जो राहुल गांधी को जनेऊ पहना के और नीचे जनेऊ दिखवा रहे थे गंजी के नीचे से, और वो कौन लोग थे जो उनको हर समय आरएसएस पे, दिग्विजय सिंह को आरएसएस पे बोलने के लिए मना कर रहा था। बहुत ही गंभीर विषय है, और देश में जो चल रहा है, अब इलेक्शन कमीशन का एक लिस्ट मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, एक ही एड्रेस पर 42-43 लोगों के नाम है। तो क्या क्या चल रहा है,
इस पे चर्चा होगी और हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, बहुत दिनों बाद एक साथ दोनों हैं। जेपी सिंह साहब हैं, लगातार आप सुन रहे हैं। संजीव पांडे साहब हैं, अभी किताब लिखने में बिजी थे, इसलिए बहुत दिनों से इनसे बात नहीं हुई थी। सीधे चर्चा करेंगे और चलते हैं इस पहले संजीव जी के पास। संजीव जी से ही पूछते हैं कि जो बयान है, क्या वाकई राहुल गांधी अभी पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं? क्या ये बहुत दिनों से बात चल रही है कि कांग्रेस में स्लीपर सेल है, आरएसएस और बीजेपी। उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट अब दिया है, क्या कुछ एक्शन होगा? क्या पहचान कर ली है आरएसएस के स्लीपर सेल्स की? संजीव जी, स्वागत है आपका। जेपी सर, आपका भी नमस्ते। और संजीव जी के पास शुरू करते हैं। बचपन में खेल कूद के बहाने आप आरएसएस के शाखा में गए थे कि नहीं? नहीं, मैं संघ के कार्यक्रमों में भी जाता रहा हूँ, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं संघ ही नहीं हूँ। ठीक है कि नहीं? वो जेपी सिंह जी भी जाते रहे होंगे संघ के कार्यक्रम में, ऐसी बात नहीं है, और संघ के लोग इनके घर पे भी आए होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सवाल ये है दोस्त लोग हैं। हाँ, देखिए, सवाल ये है कि सामान्य रूप से मैं रेगुलर जब ब्लड टेस्ट कराता हूं तो चंडीगढ़ में जो संघ क्या जो भारत विकास परिषद है उसका जो हेल्थ सेंटर है मैं वही कराता हूं, और चूंकि बाजार से काफी सस्ते दर पे होता है तो इसलिए मैं वहां जाता भी हूँ। तो ये मुझे स्वीकार करने में कोई वो नहीं है। भारत विकास परिषद के क्लिनिक में ही मैं जाकर अपना नियमित रूप से हेल्थ चेकअप साल में 2 बार जरूर करवाता हूँ, चाहे अल्ट्रासाउंड हो चाहे ब्लड टेस्ट हो, मैं करवाता हूँ। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो ये बात बोली है, अब उस पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम बहुत ज्यादा प्रसन्न हों, बहुत ज्यादा दुखी हों, क्योंकि राहुल गांधी ने जो बात बोली है ना, वो बात गुजरात कांग्रेस के लोगों के लिए बोली है। एक वैसे ही राज्य में जहां कांग्रेस 1990 के दशक से सत्ता से बाहर है, और वो किसको मैसेज देना चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जहां 40 साल से जो पार्टी, 30 साल से जो पार्टी सत्ता से बाहर हो, तो वहां निचला जो एक ढांचा जहां चरमरा गया हो, वहां पे जो लोग पार्टी के अंदर हैं, जिनकी राजनीतिक जीवन होता है और उनके पास 10 लोग काम कराने आते हैं, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके मिलके काम नहीं कराएंगे? सवाल ये है कि क्या ये गुजरात के यूनिट में प्रॉब्लम है? राहुल गांधी को ये स्वीकार करना चाहिए कि जो आपकी ढांचे में जो गड़बड़ी है वो टॉप लेवल पे है, राज्यों में नहीं है। राज्य तो नेस्तनाबूद हो चुका है आपका, राज्य में आपका संगठन ही नहीं है, तो आप कहां कहोगे कौन बीजेपी का स्लीपर सेल है? आप टॉप लीडरों की बात करो कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कितने स्लीपर सेल आपके पार्टी के अंदर बैठे हैं, और क्या वो प्योर संघी हैं जो भाजपा के अंदर स्लीपर सेल भाजपा ने भेजे हैं जो आरएसएस के हैं, या वो लोग हैं जो कॉर्पोरेट डिजाइन के द्वारा फिट किए गए हैं? अब जैसे राहुल गांधी के जो लोग स्लीपर सेल के कुछ लोग चले गए पार्टी छोड़ के, माधव सिंधिया के बेटे हैं, जतिन प्रसाद हैं, आरपीएन सिंह हैं, ऐसे आपको हर राज्य में बड़े बड़े नेता मिल जाएंगे जो पार्टी छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर गए। ये तो संघी बैकग्राउंड के थे ही नहीं, जतिन प्रसाद संघी बैकग्राउंड के नहीं है, ज्योतिरादित्य के जो पिता थे वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, तो ऐसे आरपीएन सिंह भी भारतीय जनता के बैकग्राउंड के नहीं थे। तो सवाल यह है कि राहुल गांधी ने एक ऐसी टीम दिल्ली में बनाई थी 2004 से लेकर 2013 तक, जो प्योर संघी नहीं थे, जो संघ बैकग्राउंड के नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी का उनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे नाच रहे थे और बाद में भारतीय जनता पार्टी में चले भी गए। अब मणिशंकर अय्यर साहब की एक बात हो रही है। मणिशंकर अय्यर साहब ने तो राजीव गांधी पे बहुत तीखी टिप्पणी करी है, जो सारी उम्र कांग्रेस के उस पर खाते रहे, जमीन का कोई नेता नहीं रहे, उलूल जुलूल बयान देने के लिए मणिशंकर अय्यर जी बदनाम रहे, और भी कई उनके ऊपर आक्षेप लगते रहे हैं जो हम बोलना नहीं चाहते। कांग्रेस में और भी किसी चीज के लिए बहुत बदनाम रहे हैं सामान्य रूप से मणिशंकर अय्यर जी। आज वो राहुल गांधी के डिग्री पे सवाल, राजीव गांधी के एकेडमिक योग्यता पे सवाल उठा रहे हैं। मैं हैरान हूं कि कांग्रेस ने कैसे कैसे लोगों को खड़ा किया दिल्ली पे। आम कार्यकर्ता गुजरात में, आप जाके बिहार में बोलने लगिएगा कि बहुत सारे संघ के और जेडीयू और आरजेडी के स्लीपर हमारे पार्टी में काम कर रहे हैं। अरे भाई, 40 साल से तो आपकी पार्टी स्टेट में है ही नहीं, वो बेचारे करेंगे क्या कार्यकर्ता?
उनको डे टू डे रोजी रोटी चलानी है, डे टू डे ब्लॉक में जाके सीओ के दफ्तर में, कलेक्टर के दफ्तर में काम कराना है। तो सत्ताधारी दल के साथ नहीं जुड़ेंगे तो क्या होगा? और फिर आपके नेता कितना पूछते हैं अपने नेताओं को, निचले लेवल के नेताओं को, तो भी देखना होगा ना। तो मैं समझता हूं कि राहुल गांधी का ये बयान बहुत ही हाफ हार्टेड बयान है। पता नहीं गुजरात के बहाने दिल्ली वालों को संकेत दिया हो तो कोई अलग बात है। जेपी सर, हाफ हार्टेड बयान आप समझ रहे हैं कि गुजरात को खाली टारगेट किया गया है कि ये इशारा दिल्ली की ओर भी है? देखिए, इशारा चाहे जहां की ओर भी हो, जी मैं सन 78 से सक्रिय पत्रकारिता में हूं, जी और इलाहाबाद जो प्रयागराज हो गया है वो राजनीति का एक बहुत बड़ा गर्व रहा है। और संजीव भाई भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, तो कुछ न कुछ राजनीति से रूबरू होंगे। इलाहाबाद आज तक जी किसी इलाहाबाद में नेताओं द्वारा, बड़े बड़े नेताओं द्वारा अपनी ही पार्टी के नेताओं को हराने की सुपारी चुनाव में दी जाती रही, और संयोग कहिए या दुर्योग कहिए, आज तक उसमें से कोई पार्टी से निकाला नहीं गया। लगातार पार्टी हारती गई, तो हारते हारते वो जो है जाके सीधे सीधे जो है वो जो जीतने वाली पार्टी है उसकी गोद में वो जाके बैठ गए, क्योंकि उनको लगा कि कांग्रेस अब नहीं जीतेगी। लेकिन अगर कांग्रेस लगातार हारती गई तो इसके लिए कांग्रेस की लीडरशिप जिम्मेदार है। इंदिरा गांधी की जब वापसी हुई, और वापसी होने के बाद जब उनकी हत्या हो गई, और जो है वो क्या कहते हैं, राजीव गांधी ने सब अलग जगाया, और उसमें बीपी सिंह से लेके तमाम लोग, अमिताभ बच्चन भी जीत के गए, तो राजीव गांधी की सरकार में, भाई लोग बुरा मान सकते हैं कांग्रेसी, मेरा उनको कोई हर्ट करने का इरादा नहीं है, लेकिन अगर वो आत्मावलोकन करें तो उनको पता चलेगा कि वो ईमानदारी से सरकार नहीं चला रहे थे, जिसके कारण असंतोष हुआ। बीपी सिंह कभी भी भाजपाई नहीं थे, रामधन कभी भी भाजपाई नहीं थे, रामपूजन पटेल कभी भी भाजपाई नहीं थे। अरुण नेहरू के बारे में थोड़ा डाउटफुल हमेशा रहता है, जो अरुण नेहरू इधर आ गए। आरिफ मोहम्मद खान जो आज बीजेपी की गोद में बैठ करके गवर्नर है और जो है गवर्नर हैं, वो बहुत प्याज खा रहे हैं, वो भी ओरिजिनल भाजपाई नहीं थे, आरिफ मोहम्मद खान भी। लेकिन परिस्थितियों ने, अब जैसे जॉर्ज फर्नांडिस हैं, जॉर्ज फर्नांडिस खांटी समाजवादी थे, लेकिन उनको इस तरह नीतीश कुमार ने और सबने घेर करके उनको वो किया कि उनको ढकेल दिया बीजेपी के गोद में, और बीजेपी ने ले लिया खट से अपने गोद में। लेकिन ओरिजिनल वो भाजपाई नहीं था, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि ओरिजिनल भाजपाई। लेकिन बात यह है कि जो आपकी जो पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा है, जो आप अपनी पार्टी में लोकतंत्र को जो है माइनस करके और चार तो चमचों के बल पर इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा की शैली में जब पार्टी आप चलाने लगते हैं, तो निश्चित ही उसमें कुछ न कुछ जो है वो जो है मतलब लोगों में असंतोष पैदा होता है, और लोग जो सोचते हैं कि हमारे अंदर संभावना है, हम कुछ कर सकते हैं, और हमको जो है एक ग्रुप विशेष द्वारा ढकेल करके किनारे किया जा रहा है। अब उसमें आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को जोड़ लीजिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़ करके, जो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने जुगुल जोड़ी बना करके ऐसी परिस्थितियां पैदा की कि जो सिंधिया बाहर हो गए, तो सिंधिया का तो उनकी दादी नैसर्गिक रूप से बीजेपी की थी, जनसंघ की थी। माधवराव सिंधिया भी शुरू में जनसंघ में थे, बाद में वो माधवराव सिंधिया जो है क्या कहते हैं, उन्होंने अपनी माँ को छोड़ करके वो कांग्रेस में आ गए। वसुंधरा राजे जनसंघ उसी में है, भाजपा में ही, जनसंघ में। तो नैसर्गिक उस परिवार की हिस्सा थे, लेकिन वो आपके साथ थे, पार्लियामेंट में आपकी तरफ से जो है उनकी तरफ बोलते थे, तो आपने ऐसी परिस्थितियां पैदा की कि वो निकल करके बाहर चले गए। ठीक है, वहां गए, वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन वो आपका अपमान कितने दिन बर्दाश्त करते हो? जब से गए तब से आपने क्यों नहीं जो है क्या कहते हैं, माधवराव सिंधिया के पुत्र को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को राजनीति में जो है वो कर दिया, क्या कहते हैं मतलब डिस्क्रेडिट कर दिया, कि उसके बाद वो राजनीतिक बियाबान में चले गए। इसी तरह हेमवती नंदन बहुना उत्तर प्रदेश में थे। ठीक है, बहुना तेज आदमी थे, तो तेज होना क्या मतलब अपराध है?
इस तरह की परिस्थितियां पैदा की गई इमरजेंसी, और उसके बाद की बहुगुणा ने CFD बना दी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। जनता पार्टी में नहीं रह गए। जो इमरजेंसी में जो जब हटी है उसके बाद जो चुनाव हुआ तो उसमें क्या हुआ ये सबको मालूम है। इसी तरह आपके जगजीवन राम शुद्ध रूप से इंदिरा गांधी कांग्रेस में जो है क्या कहते हैं वो जगजीवन राम जो है क्या कहते हैं इंदिरा गांधी के साथ आए थे। वो पाटिल, सदोबा पाटिल और जो है मुरारजी देसाई वगैरह वगैरह को छोड़ करके। लेकिन इस तरह की परिस्थितियां पैदा की क्यों? क्योंकि जब आप निर्णय लेने लगते हैं और निर्णय में जब सामूहिक भागीदारी को दरकिनार करके चार ठो चमचों के बल पर जब आप जो है सब चीजों को करके लागू करने लगते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ऐसा है कि हमसे पार्टी है, पार्टी से हम नहीं है, जाओ नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। जैसे चंद्रशेखर जी कभी भी भाजपाई नहीं रहे। चंद्रशेखर जी को जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी और इस तरह का जो सब इन्होंने जब इमरजेंसी है उसके दौरान सब किया, इमरजेंसी लगाने के पहले उसके विरोध में ऐसी परिस्थितियां पैदा की कि चंद्रशेखर जी पार्टी छोड़ चले गए। तो आप उसका कभी मूल्यांकन नहीं करेंगे कि हमसे क्या क्या गलतियां हुई हैं। खाली एक शब्द कह देने से कि हाँ इमरजेंसी गलती थी मान लिया जाए। आप खुद किसी को इतना बेइज्जत करेंगे कि वो ढकेल करके दूसरे में चला जाएगा, चलो हम नहीं लेकिन अब तुमको नहीं रहने देंगे। ये राजनीति में बहुत से मामलों में कहा जा सकता है कि जिस तरह दरकिनार करके ढकेला गया कि हम नहीं तो तुमको नहीं देंगे। आप राहुल गांधी का जो सवाल आपने पूछा है, राहुल गांधी पार्टी में किस हैसियत में है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के रूप में राहुल गांधी और चाहे प्रियंका गांधी हैं, कायदे से तो खड़गे साहब हैं। फिर आपकी पार्टी है, अब जाके मान लिया कि आप करने जा रहे हैं सम्मेलन गुजरात में, कौन से मंच से पार्टी की दिशा और दशा पर आपने कहां कहां बात की है, किसको किसको मौका बोलने के लिए दिया है जो अपनी बात रखे कि हमको पार्टी को पुनर्जीवित किस तरह करना चाहिए, इसके लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। कहीं बहस है, कहीं बहस चली है? चार लोगों को बुला के आप बात कर लिए, चार लोगों से वो कर लीजिए, चार को जो है अपने किचन कैबिनेट में शामिल कर लीजिए, तो उससे जो है क्या कहते हैं आप इतनी संगठित पार्टी को हरा देंगे। आप खुद क्यों नहीं सोचते कि हम हारे क्यों? आज आप मंडल कमीशन के साथ हैं, आज आप मंडल कमीशन के साथ हैं, और बीपी सिंह ने जब मंडल लगाया था तो ठीक है, उनके मंडल को डाउन करने के लिए उन्होंने कमंडल एक वैकल्पिक वो लेके आए थे ना। आपने क्या किया? ना आप मंडल में थे ना आप कमंडल में थे। आप साफ हिंदुत्व और दाहिने बाएं यही सब कर रहे थे। तो दाहिने बाएं कर रहे थे तो दो पार्टी आमने सामने हो गई, एक मंडल एक कमंडल। अब आप इरेलीवेंट हो गए, जो है चले गए जो है मतलब राजनीतिक बियाबान में। कभी आपने इस पर बहस की? कभी आपने इस पर अपनी पार्टी में बहस किया कि जो मंडल जब लागू हुआ और मंडल और उन्होंने उसके पैरेलल कमंडल ले आए तो हम कहां पर खड़े थे, और हमने उसको इन दोनों की काट के लिए हमने क्या किया? आज आप मंडल का राग अलाप रहे हैं ना। जब मंडल लागू हुआ था तब आप कहां थे? और मंडल के खिलाफ जब वो कमंडल ले आए तब आप कहां थे? पोजिशनिंग नहीं हुआ। फिर जी। एक बात, दूसरी बात, आजादी की लड़ाई में राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस में थे, बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस में थे, ये सब लोग भाजपा के वैचारिक स्लीपर सेल थे। ठीक है, भाजपा का नाम नहीं था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस में थे, ये लोग थे ही नहीं। कांग्रेस में सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और जो है आपका क्या कहते हैं राइटिस्ट, सब लोगों का समावेश था। और सरकार पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस सोशलिस्ट फोरम नाम का जो है उसी में अंतर संगठन था, जिसमें लोग समय समय पर जुट करके वैचारिकी करते थे। इंदिरा गांधी को लोगों ने समझाया कि ये फुटानी चल रहे हैं, तो उन्होंने नेहरू फोरम, कांग्रेस नेहरू फोरम बना दिया राइटिस्टों का। और वो अब लगे लेफ्टिस्टों और राइटिस्टों में जो विवाद हुआ तो कहीं ना कोई फोरम नहीं रहेगा, ना तुम रहोगे ना तुम रहो, बात खत्म हो गई। इसका कभी इन्होंने प्रायश्चित किया कि जो वैचारिकी इन्होंने खत्म की उसका जो है वो रूप जिस तरह दिखाई पड़ रहा है? अकेले राहुल गांधी चना भाव चना फोड़ लेंगे? किस पद पर है राहुल गांधी? और फिर जो आप एक वेग रूप में जो बात कह रहे हैं, तो अभी तक आप बताइए ना कि जो अच्छी तरह लोगों को मालूम था, लोग यहां से शिकायत करते थे। अब आप सोचिए, इंदिरा गांधी के वकील खरे साहब
इलाहाबाद से संसदीय चुनाव लड़ रहे थे और बहुगुणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। एकदम चर्चा का विषय था उस समय जो है कि बहुगुणा ने खरे साहब को हरवा दिया, सतीश चंद्र खरे को। यहाँ जनेश्वर मिश्रा समाजवादी पार्टी से जीत गए। और बहुगुणा जी ने क्या किया कि दिनमान नाम की मैगजीन में अपने लोगों को प्लांट करके उन्होंने स्टोरी छपवा दी कि राजेंद्र कुमारी वाजपेयी गुट ने जो है खरे साहब को हरवा दिया, जबकि यहाँ बच्चा बच्चा जानता था कि हेमवती नंदन बहुगुणा ने उनको हरवाया, क्योंकि हेमवती नंदन बहुगुणा को खरे साहब को टिकट देने में विश्वास में नहीं लिया गया। क्या हुआ हेमवती नंदन बहुगुणा का? कुछ हुआ? और दौर CFD बना के गए और फिर उधर से आगे फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। तो सवाल है कि आप शुरू से जो है मतलब क्या कहते हैं, जब आप या तो आप लोकतंत्र पार्टी में स्थापित कीजिए, नीचे से लेकर ऊपर तक बहस चलाइए, नीचे के लोगों को काम करने का अवसर दीजिए। अब अगर इलाहाबाद में थोड़ी देर फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत बड़ी मान ली घटना दुर्घटना हो जाए जिसमें जनता के उद्वेलन की बात हो, तो जब तक पार्टी आला कमान नहीं कहेगा किसी कांग्रेसी की हैसियत नहीं है कि उस मुद्दे को उठा ले। ऐसे ऐसे आप जुड़ेंगे लोगों के बीच में। ये इलाहाबाद में टेस्ट केस बता रहे हैं, ये हर जगह है जी। संजीव जी, जेपी सर तगड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं, कि क्या वाकई सीरियस है? देखिए, एक मैं घटना बताता हूं। कल ही कनाडा में नए प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर का चुनाव कैसे हुआ? प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हुआ कि लिबरल पार्टी के जितने भी देश भर के मेंबर हैं उन्होंने वोट किया प्राइम मिनिस्टर को चुनने के लिए जी। भारतीय लोकतंत्र में किसी भी पार्टी में प्राइम मिनिस्टर का चुनाव कैसे होता है? भारतीय लोकतंत्र में एक समूह होता है 20 लोगों का, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में चुनाव करना हो, चाहे वो कांग्रेस के अंदर चुनाव करना हो, और क्षेत्रीय पार्टियों में तो 20 लोगों का समूह ही नहीं होता, एक परिवार का समूह होता है। तो बेसिकली आप जो बात कर रहे हैं कि पार्टी में लोकतंत्र या पार्टी में उसका स्लीपर सोल, बेसिकली आपका जो लोकतंत्र है उसका बेस ही बहुत ही फॉल्टी बेस है। और ये प्रॉब्लम आपके यहाँ भी नहीं है। ब्रिटिश जो कॉलोनीज हैं जहां पे लोकतंत्र के नाम पे, जैसे भारत में बहुत बड़ा लोकतंत्र बनाया गया, पाकिस्तान में भी लोकतंत्र हुआ, बांग्लादेश में भी लोकतंत्र हुआ, लेकिन उसका कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया, फैमिली बेस्ड पार्टियां चलती रही। कांग्रेस में उसी दिशा में आ गई। भारतीय जनता पार्टी को लोग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की पार्टी कहते थे कि बहुत ही ऑर्गेनाइजेशन की पार्टी है, वहां सारा फैसला आरएसएस लेता है, वहां सारे फैसले सामूहिक रूप से होते हैं, बैठ के होते हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो स्थिति आई है उसमें भी कोई सामूहिक फैसले नहीं होते, कोई लोकतांत्रिक तरीके से कोई फैसला नहीं होता। वो गिने चुने 3-4 लोगों की कोटरी है जो सारे फैसले को ले लेती है। तो मेरा मानना है कि जिस लोकतांत्रिक सिस्टम में आप चल रहे हैं, तो उस लोकतांत्रिक सिस्टम में लगभग यही स्थिति आएगी कि जो पावर में रहेगा उसके साथ लोग जुड़ना चाहते हैं। अब जेपी सिंह जी लगातार जो उदाहरण दे रहे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया को उदाहरण दिया, फिर और लोगों को उदाहरण दिया, चंद्रशेखर जी का उदाहरण दिया, सारे लोगों का उदाहरण दिया। तो मैं एक सिंपल एक बात करना चाहता हूं कि अगर इस कारण से अगर पार्टी छोड़ रहे हैं तो डेफिनेटली पार्टी में अगर उनकी उपेक्षा हुई है, तो ये गलत बात है। पार्टी ने अगर उनका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया है तो भी गलत बात है। लेकिन जब वो पार्टी छोड़ रहे हैं और कुछ ऐसे लोगों के साथ जो जा रहे हैं जो वैचारिक रूप से एक दूसरे पक्ष के लोग हैं, तो इसका मतलब है कि भारतीय लोकतंत्र में जो नेतागण हैं उनका वैचारिकी कहां है? जो ज्योतिरादित्य ताउम्र सेक्युलरिज्म की पॉलिटिक्स करते रहे, वो सीधा सीधा पार्टी छोड़ने के बाद कौन से दल में गए? जितेंद्र प्रसाद जो कांग्रेस के कभी चुनाव भी लड़े थे, सोनिया गांधी के खिलाफ ही चुनाव लड़े थे जितेंद्र प्रसाद उस समय लगता है, तो उनके बेटे चले गए, वैचारिकी रूप से भाजपा में चले गए। तो इसका मतलब है कि हम इस बात को स्वीकार करें कि जो नेता हैं वो चाहते हैं कि मेरे बाप का राज है। ये देसी रियासत जैसे 500 कितने देसी रियासत थे ब्रिटिश राज में, वैसे ही भारतीय लोकतंत्र में एक रियासतें बन गई हैं, अलग अलग एरिया लोगों ने बांट लिया है कि भोपाल, अगर ग्वालियर में कोई फैसला होगा तो वो फैसला जो होगा महाराज के फैमिली से करेगा, अगर यहाँ पे इलाहाबाद में फैसला होगा तो अमुक फैमिली करेगा, बहुगुणा फैमिली करेगी या वो फैमिली करेगी, अगर इटावा में फैसला होगा तो मुलायम सिंह की फैमिली करेगी, कांग्रेस में कुछ फैसला होगा तो राहुल गांधी की फैमिली करेगी,
भाजपा में भी ऐसे ही अलग अलग रियासतें पैदा हो गई है कि ये अलीगढ़ का फैसला होगा तो कल्याण सिंह की फैमिली करेगी, अगर हिमाचल में कोई फैसला होगा तो धूमल की फैमिली करेगी। तो ये बेसिकली हमारे लोकतंत्र के अंदर एक बहुत बड़ा फॉल्ट लाइन है जिसको आपको मानना पड़ेगा कि आप एक मैच्योर डेमोक्रेसी नहीं है। सेकंड, मैच्योर डेमोक्रेसी है नहीं, उसके बाद क्या हुआ, 1990 में आपने उदारीकरण ला दिया। उदारीकरण के बाद जो पूंजी है कॉर्पोरेट के पास चला गया। अब जो शतरंज पे जो राजनीति हो रही है उसमें जो शतरंज की चालें चल रहा है वो तो कॉर्पोरेट चल रहा है। कॉर्पोरेट ने डिसाइड करना है कि ज्योतिरादित्य को आज भाजपा में बैठना है और 20 साल बाद कहां जाना है, ज्योतिरादित्य का बेटा कहां जाएगा, आज नवीन पटनायक कहां है और कल कहां जाएंगे, जगनमोहन रेड्डी आज कहां है। अब जगनमोहन रेड्डी जैसे कि अब बात कीजिएगा, जो अमेरिका में अडानी के खिलाफ जो जांच चल रही है और जो 2100 करोड़ रुपए का जो एक घोटाला हुआ है बहुत बड़ा सोलर एनर्जी में, तो ऑटोमेटिक है कि वो जब वहां गया है तो वहां भी देखिए कॉर्पोरेट डिजाइन से कोई पॉलिटिकल पार्टी अलग नहीं है। तो मेरा मानना है कि राहुल गांधी भी जो बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी में अगर इतनी ताकत होती तो दिल्ली में जो 10 सालों से भाजपा के स्लीपर सेल बन के बैठे हुए बड़े लोग जिन पे तमाम आरोप लग रहे हैं, जो कोई भी पार्टी का मसला होता है तो सिर्फ ट्विटर पे जाते हैं। आज कांग्रेस पार्टी की हालत ये है कि अगर देश भर में कोई देशव्यापी हड़ताल की घोषणा करते तो देश के 20 से 25% राज्यों, 20% जिलों में ही इनके कार्यकर्ता सड़कों पर निकल के बंद कराने की स्थिति में आएंगे। लेकिन 70% जिलों में इनके पास जिलों में कार्यकर्ता नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई बात होगी तो जयराम रमेश ट्वीट करते हैं, वेणुगोपाल ट्वीट करते हैं, और ये सब बेसिकली क्या कर सकते हैं, ये बोझ है कांग्रेस पे इनफैक्ट। और मैं समझता हूं कि एक जो सिविल सोसाइटी के नाम पे जो एनजीओ लॉबी और ये सब जो एक पूरा ड्रामा है, ये उसके सारे प्रोडक्ट हैं और अलग अलग पार्टियों में बैठे हुए हैं, या भाजपा में भी है, कांग्रेस में भी इस तरह के लोग हैं। तो मेरा मानना है कि ये जो इस तरह के जो लोग हैं, निचले कार्यकर्ता जब आपके पास है ही नहीं, और दिल्ली में आपका एक बहुत बड़ा लॉबी जो है वो अपने सिस्टम से चलता है, और फिर उनकी भी मजबूरी है सर, ईडी सीबीआई तमाम चीजों का डर है कांग्रेस के नेताओं को। कल भूपेश बघेल साहब के घर पे छापा पड़ गया, मेरी बात सुनिए, अब छापा पड़ गया, पंजाब के प्रभारी हैं। उससे पहले बघेल साहब चुनाव हार गए थे, चुनाव से पहले भी ईडी का छापा पड़ा था। भूपेश बघेल साहब पे भी तमाम क्वेश्चन उठते हैं, उन्होंने और कमलनाथ ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एकदम परोस के दे दिया भारतीय जनता पार्टी को। क्यों परोस के दिया? गहलोत साहब जो इतने बड़े थे उन पे भी ईडी के छापे पड़े थे, और गहलोत साहब पे और भी तमाम सवाल उठते हैं कि गहलोत साहब ने ऐसे कुमार विश्वास की पत्नी को राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बना दिया, जो सरेआम कांग्रेस को गाली दे रहे थे, कुमार विश्वास साहब। तो मेरा ये मानना है कि ये लोग के खिलाफ तो राहुल गांधी की आवाज नहीं निकलती कि ये जो लोग हैं, इतने बड़े लोग हैं। अभी हरियाणा में इलेक्शन हुआ था, हरियाणा में इलेक्शन के बाद लगातार ये आवाज उठ रही थी कि बीजेपी के दबाव में बहुत सारे कांग्रेसी लीडर सरेंडर कर गए थे। उसमें सवाल उन पे भी उठता है जो मेन भाजपा के विरोध में जो वहां मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उन पे भी सवाल उठता है कि ईडी की उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी, तो वो भी कहीं ना कहीं सत्ता में आने के इच्छुक नहीं थे, बीजेपी को सत्ता में आने देना चाहते थे ताकि उनको रिलीफ मिला रहे। तो मेरा ये मानना है कि जब इस तरह के स्थिति आने के बाद भी आप हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष अभी तक नहीं बना पाए। चुनाव कब हुआ हरियाणा में? पिछले साल चुनाव हुआ, रिजल्ट आ गया, आप नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाए। आप कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष पे तमाम सवाल उठ रहे हैं, आप उनको हटा के कोई नया अध्यक्ष नहीं बना पाए। तो जिसमें इतनी ज्यादा एक मतलब कि अनिश्चय की स्थिति हो पार्टी के अंदर टॉप लेवल पे, तो आप गुजरात के कांग्रेसियों को क्या सलाह दे रहे हैं कि जो भाजपा में जाना चाहते हैं स्लीपर सेल को बाहर कर दो? अरे वहां तो आपने हार्दिक पटेल को लाया था ना, सबको पता है। हार्दिक पटेल को तो ये राहुल गांधी लेके आए थे, कार्यकारी अध्यक्ष तक बनाया था। भाई ये सारे फैसले राहुल गांधी के थे। हार्दिक पटेल को लाके पार्टी के अंदर कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फैसला तो राहुल गांधी का ही था। हार्दिक पटेल भाजपा के साथ चले गए। तो जब आपके अंदर या तो आपके जो इंफॉर्मेशन जो नेटवर्क है बहुत वीक है, आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, बंदों के बारे में सही इंफॉर्मेशन नहीं देते। तो मेरा यह मानना है कि कांग्रेस के अंदर आपका ढांचा नीचे है नहीं कि आपको सूचना मिलेगा कहां से, आपके पास ढांचा ही नहीं है। और जो मुख्यालय में बैठे हुए हैं वो आधा दूसरे पार्टी से मिले हुए हैं, स्लीपर सेल है, या उधर से पैसे लेके आपकी सूचना ही पास कर देते हैं। तो मेरा मानना है कि ये फॉल्ट लाइन जो है राहुल गांधी को जो बोल रहे हैं, ये दिल्ली में बोलना चाहिए था उनको, पार्टी कार्यालय में, कि यहाँ जो मुख्यालय में बैठे हुए जो भाजपा के स्लीपर सेल हैं, मैं उनपे, आपको याद होगा
कि आप लोग जो गए थे राहुल गांधी से मिलने, तो एक यूट्यूबर ने तो बताया ही था ना वहां कि आपके यहाँ कौन कौन से स्लीपर सेल हैं। और दूसरा, आपको एक याद होगा कि जब आप एक कार्यक्रम में थे और जब आपने राहुल गांधी के सामने बोला कि इमरजेंसी पे आप डिफेंसिव क्यों, या इमरजेंसी पे आपके नेता खुल के क्यों नहीं बोलते, आपके दलित नेता क्यों नहीं बोलते पार्टी के अंदर कि भाई इमरजेंसी से दलितों को कोई परेशानी नहीं थी। दलित तो पहले भी दबा हुआ था, दलित तो पहले भी 100 साल से आजादी के बाद भी जो मतलब कि जो था, जो कुछ भी मिला वो कांग्रेस के कारण मिला। दलित नेता इस बात को क्यों नहीं खुल के बोलते? तो सवाल ये है कि इमरजेंसी पे भी जब डिफेंड करने की बात है तो सारे कांग्रेसी डिफेंसिव होकर भाग जाते हैं, इंदिरा गांधी को डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं होते, पंडित नेहरू के अच्छे कामों को गिनाने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि पंडित नेहरू के अच्छे काम ही गिनाने के लिए तैयार नहीं है। तो आप समझिए कि किसका दबाव है इन कांग्रेसियों पे? या तो इनके जो नेता है उनके पास रिसर्च वर्क नहीं हो, पढ़ते नहीं लिखते नहीं है, और या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं। और उस हाँ, ये जरूर है, इनके पास एक टीम ऐसी है जो टीवी पे आके खूब चीखते हैं, खूब उदाहरण देते हैं, फिर उसके बाद ट्विटर पे खूब हंगामा दिन भर करे रहेंगे। लेकिन ट्विटर पे और टीवी पे चीखने से कुछ नहीं, आपसे ज्यादा ट्विटर के फॉलो जो पेड वर्कर भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, आपसे ज्यादा चीखने वाले और हंगामा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के पास है। और इस समय टीवी चैनल के एंकर भी उन्हीं के पक्ष में चीखते हैं। तो आपके चीखने से क्या हो जाएगा? आपको जमीन पे ही काम करना होगा। जरा जेपी सर से एक टेक लेता हूँ। संगठन नहीं, बिहार के बारे में तो मैं जानता हूँ, उत्तर प्रदेश के बारे में जानता हूँ, हरियाणा के बारे में जानता हूँ। संगठन नहीं और आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग आजकल पार्टीज में नहीं चल रही। ये कोई वर्कशॉप नहीं हो रहा है, कोई सेमिनार नहीं हो रहा है, कोई डिबेट नहीं हो रहा है। और ऐसे में स्टेटमेंट देना, और दिल्ली में 24 अकबर रोड में जितने बड़े बड़े पदाधिकारी बैठे हैं उसमें से कोई मास लीडर नहीं। एक होता है जननायक मास लीडर, कम से कम अपने कम्युनिटी का वोट उसके साथ रहता है। ऐसे में ये स्टेटमेंट क्या रिवैम्प पार्टी को कर पाएंगे? स्लीपर सेल की पहचान कर लिए तो स्लीपर सेल पे एक्शन कब और कैसे होगा? संजीव जी बहुत गहरे सवाल उठा रहे हैं। जी जेपी सर। देखिए सर, संजीव जी के सब गहरे सवाल अपनी जगह पर हैं, हमने जो कहा वो भी अपनी जगह पर है। बात इतना आसान नहीं है जी कि किसी के सवाल उठाने से, राहुल गांधी के स्लीपर से कह देने से ये जो है समस्या का जो है समाधान हो जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि डिवोटेड कांग्रेसी आज की डेट में आप लाएंगे कहां से? हर आदमी तो कुछ न कुछ पाने की लालसा में बैठा हुआ है, और जैसे मिला वैसे वो कूद के चला जाएगा दूसरी तरफ। किसी कोई डिवोशन वोशन नहीं है आपसे बता, वैचारिकी नहीं है। आप समझ लीजिए। नहीं, वैचारिकी हो भी तो स्वार्थ सर्वोपरि है, वैचारिकी सेकेंडरी है। स्वार्थ जो है वो सर्वोपरि है, वैचारिकी सेकेंडरी है। और फिर जो आप चमचों से घिरे हुए लोगों से घिरे रहते हैं, जैसे राहुल गांधी के बारे में ये आरोप है कि जब पहली बार ये अध्यक्ष बने थे और जिन तमाम लोगों के को लाए थे उसमें से जो तमाम लोग दूसरी पार्टी में चले गए, उस समय इनसे उनसे ये घिरे हुए थे, और चुनाव में रिजल्ट विपरीत आया, हवा खुश हो गई और सारे लोग धीरे धीरे भाग गए। आपसे एक एक करके जितनी इनके साथ जो युवाओं की गैलेक्सी थी इस समय बीजेपी को सुशोभित कर रही है। आप ऐसा आदमी लाएंगे कहां से जो चाहे जो हो जाए, मरते दम तक कांग्रेसी रहेगा, चाहे उसको कुछ मिले या ना मिले? और फिर आप उसकी विचारधारा को माइनस करके जो है उसके किसी बात को तवज्जो न देके चाहते हैं कि बस वो पार्टी में रह के आपका भोंपू बजाए। क्यों बजाए? संजीव जी। जी सर, जी सर। सर हैंग हो गए हैं। विचारधारा, असली आइडियोलॉजी, क्या कॉर्पोरेट ही असली आइडियोलॉजी है आजकल? देखिए, मेरा ये मानना है कि वैचारिक रूप से कांग्रेस का खुद का पतन 1990 के बाद हो गया था। अब चाहे जिसके दबाव में हुआ हो, लोग कहते हैं कि अमेरिकन प्रेशर में था, वेस्ट का प्रेशर था, मनमोहन सिंह वर्ल्ड बैंक से आए थे, और कांग्रेस ठीक उसी वैचारिकी पे आ गई थी। सिर्फ अगर हिंदुत्व को माइनस कर दीजिए तो सामाजिक आर्थिक एजेंडे में कांग्रेस और बीजेपी में कोई बहुत ज्यादा दूरियां नहीं है। सिर्फ एक धार्मिक मसला ऐसा है जिसपे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच एक डिस्टेंस दिखता है। लेकिन अगर आप बात करेंगे सामाजिक और आर्थिक नीतियों की, और खास करके आर्थिक नीतियों की, तो वैचारिक सामान्यता है दोनों पार्टियों के अंदर। डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर मनमोहन सिंह के टाइम से लेकर अगर आप ले लीजिएगा, हाँ ये ठीक है कि कुछ
उनके जो पॉलिसी थी वो क्रूर क्रोनीवाद की तरफ नहीं था, सॉफ्ट क्रोनीवाद था मनमोहन सिंह के टाइम में। इसीलिए उन्होंने राइट टू फूड दे दिया, राइट टू एजुकेशन दे दिया। ये थोड़ा सा सोशलिस्ट फेस बचा रहे, इंदिरा नेहरू के कांग्रेस का एक फेस बचा रहे। बाकी जो पूंजी का संकेंद्रण, अंबानी, अडानी, इन सबों का विकास मनमोहन सिंह के कार्यकाल में शुरू हो चुका था। धीरूभाई का तो विकास कांग्रेस नहीं किया है। जिस अंबानी को हम लोग गाली दे रहे हैं, उस अंबानी का विकास तो प्रणब मुखर्जी के ही संरक्षण में हुआ है, अहमद पटेल के ही संरक्षण में अडानी का विकास हुआ है। ये दोनों पार्टी तो हाईकमान के सबसे नजदीकी लोगों में माने जाते थे। तो मेरा मानना है कि सॉफ्ट क्रोनीवाद, सॉफ्ट क्रोनी कैपिटलिज्म को कांग्रेस ने 1990 के बाद अपना लिया और भारतीय जनता पार्टी ने उसको क्रूर क्रोनी कैपिटलिज्म की तरफ लेके गए। मतलब कि पूंजी का भारी संकेंद्रण हो गया, और पूंजी के भारी संकेंद्रण में मैं मानता हूं कि अडानी और अंबानी जो है वो दो लोगों के पास सारा कुछ चला गया। लेकिन अगर आप कहेंगे कि कांग्रेस अडानी अंबानी से मुक्त है, तो ऐसा कुछ नहीं था। मुरली देवड़ा को एनर्जी मिनिस्ट्री किसने दिलवाया था? मणिशंकर अय्यर को किसने हटाया था? कपिल सिब्बल ने एचआरडी थे, किसने उनको कहा था कि यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसरों की भर्ती रोक दो? सारे यूनिवर्सिटियों में पदे खाली रही। 2014 के बाद सारे आ गए दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग। तो इसके लिए क्या आप जिम्मेवार नरेंद्र मोदी को ठहराएंगे या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ठहराएंगे? उनको मौका मिला, उन्होंने बेहतर इस्तेमाल किया। आपके पास मौका मिला था, आप कर सकते थे। आपने प्राइवेटाइजेशन को आपने भी बढ़ाया एजुकेशन में, आपके समय में भी फीसें बढ़ी है। 2004 के बाद मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में जो अटल बिहारी वाजपेयी ने जहां छोड़ा उससे आगे आप बढ़े 2004 में। तो मेरा मानना है कि 1990 में ही कांग्रेस अपनी वैचारिकी को खत्म कर गई थी। देखिए, राइट लेफ्ट सारे थे कांग्रेस में आजादी से पहले। आजादी से पहले तो ब्रिटिशियर्स ही कांग्रेस के संस्थापक था, जो हमें उपनिवेश बनाया हुआ था, ये ह्यूम। उसमें बाल गंगाधर तिलक भी थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना भी जैसे लोग कांग्रेस में रहे, जो बाद में घोर दक्षिणपंथी और पाकिस्तान के साथ चले गए। मुसलमानों में भी दो पार्ट जो कांग्रेस के साथ रहा, एक पार्ट कांग्रेस के साथ रह गया, एक पार्ट मुस्लिम लीग के साथ चला गया। लेकिन कांग्रेस का इस लेवल में वैचारिक क्षरण नहीं हुआ था। उस समय भी कांग्रेस के बारे में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट शुरू हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लियाकत अली खान ने क्या आरोप लगाया था कांग्रेस के लोगों पे? जब कांग्रेस ने कहा कि हम जमींदारों पर टैक्स लगाएंगे अंतरिम सरकार में, तो उसने कहा कि आप पूंजीपतियों पर टैक्स क्यों नहीं लगाते? आप जमींदारों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि उसमें मुस्लिम जमींदार बहुत ज्यादा टारगेट हो रहे थे। और अगर पूंजीपतियों पर टैक्स लगाया था तो कांग्रेस के जो फंड करने वाले टाटा, बिरला, या जिनपे गांधी पे तमाम सबॉल्टन्स जो आरोप लगाते हैं गांधी के लोगों पे कि गांधी जो है वो बुर्जुआवादी कांग्रेसी थे, और जब भी आंदोलन निचले लोगों के हाथों में गया तो कांग्रेस ने आंदोलन को तोड़ा। और वो गांधी ने इसलिए तोड़ा कि आंदोलन कहीं, या पूरा का पूरा लीडरशिप जो कांग्रेस का है, वो कहीं नीचे के लोगों को सबॉल्टन्स के पास न पहुंच जाए। ये गांधी पे भी आरोप लगाता है। तो पूंजीवादी व्यवस्था थी, पूंजीवादी पार्टी भी चलाते थे, महात्मा गांधी के साथ भी कैपिटलिस्ट थे। लेकिन नंगा कैपिटलिज्म जो था वो मनमोहन सिंह के टाइम में शुरू हुआ। नेहरू के सोशोलॉजिकल जो एक माइंडसेट था, जो सोशलिज्म था, वो बहुत मैच्योर सोशलिज्म था, वो गांधी से अलग चला। और उसके सोशलिज्म के विकास पे आपने इतने बड़ा कंट्री का एक स्टैंड खड़ा किया, एक कंट्री का एक फंडामेंटल आपने मजबूत कर दिया, और नेहरू के योगदान को कोई नहीं भुला सकता, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी की तुलना कीजिएगा तो तीनों 19-20 हैं। और मनमोहन सिंह अगर फैसले ले रहे थे तो कांग्रेस हाईकमान क्या कर रहा था? कांग्रेस हाईकमान देख क्यों नहीं रहा था? नरसिंह राव जब फैसला ले रहे थे, नरसिंह राव की पसंद थे मनमोहन सिंह, बाद में वही मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की भी पसंद हो गए। कौन से ऐसी ताकतें थी? जो नरसिंह राव को वित्त मंत्री बनवा रहा था नरसिंह राव सरकार में मनमोहन सिंह को, और वही सोनिया गांधी जब पावर में आया तो उनको प्राइम मिनिस्टर बनवाया। जिस नरसिंह राव से सोनिया गांधी की इतना नफरत था, उसी नरसिंह राव की खोज मनमोहन सिंह थे इस देश के अंदर वित्त मंत्री के रूप में। तो मेरा यह मानना है कि बहुत सारा जो डिजाइन, जो जैसा कि इमरजेंसी में भी जो आप लगातार आप अपनी बातों में सवाल उठा रहे हैं कि इमरजेंसी के पीछे कौन थे, या इमरजेंसी के खिलाफ जो एक मूवमेंट चला उसके पीछे कौन सी ताकतें थी? बैंकों के प्रीपर्स खत्म हुआ था, बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, राजा महाराजाओं के पेंशन खत्म हो गया था, प्रीपर्स पेंशन ही होता होगा। फिर उसके बाद बांग्लादेश का आजादी हुई थी, पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटा गया था। तो कौन सी ऐसी ताकतें थी जो हमारे सोशलिस्टों को भी खिला रही थी, सोशलिस्टों को भी नचाया उन ताकतों ने इमरजेंसी के खिलाफ?
जो सोशलिस्टों की बात होती है, चंद्रशेखर जी की बात होती है और तमाम लोगों की बात होती है, किनके इशारों पर नाच रहे थे? क्या ये जनवादी थे? बिल्कुल जनवादी नहीं थे। मैं तो कहता हूं कि इस देश के कम्युनिस्ट पार्टियों पर भी रिसर्च होना चाहिए, कहां से पैसा आता है। क्या इनको ब्रिटेन से पैसा नहीं आता? कम्युनिस्ट पार्टी के पार्टीशन में क्या ब्रिटेन का कोई रोल था? चाइना की हम लोग बात तो करते हैं। तो इस देश के आजादी जाने के बाद अंग्रेज लोग बहुत अपने पीछू छोड़ गए थे, हर पार्टियों में छोड़ रखे हैं, हमारा एजेंट बन के काम करो, जैसे हम इशारा करेंगे वैसे ही नाचना तुम लोग। तो 1990 के बाद इस बात पर डिसीजन होना चाहिए। कांग्रेस ने विचार की 1990 में छोड़ दी थी। राहुल गांधी के इकोनॉमिक सामाजिक जो एक सोच है, वो क्या नेहरू की तरह ही मैच्योर है? ये एक बहस का विषय होना चाहिए। अगर नेहरू की तरह मैच्योर होगा तो नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद से कई जगह पर डिफरेंसेस लेते हुए बहुत सारे फैसले किए। राजेंद्र प्रसाद दक्षिणपंथी थे, भारत के राष्ट्रपति बने। तो मेरा यह मानना है कि पार्टी के अंदर जो दक्षिणपंथी बैठे हुए हैं, जिनको हम बीजेपी के स्लीपर सेल बोल रहे हैं, मैं बीजेपी का स्लीपर सेल अभी इसलिए नहीं बोलूंगा कि कांग्रेस के अंदर दक्षिणपंथी तत्व तो हमेशा ही एक रहा, आजादी से पहले भी, आजादी के बाद भी। यह है कि इस समय एक दक्षिणपंथी ताकत इस देश में सत्ता पे बैठी हुई है, तो हम आसानी से कह देंगे कि बीजेपी का स्लीपर सेल है। लेकिन कांग्रेस के अंदर इस माइंड के लोग शुरू से रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो बैठा हुआ लीडरशिप है उन पे चेक एंड बैलेंस रखता रहा है। उनको प्योर उनके हाथ में सत्ता नहीं दिया। जो लोग कांग्रेस मुख्यालय को इस समय चला रहे हैं वो कितने दक्षिणपंथी हैं, उनको फैसले लेने में कितना उनको अधिकार दिया जा रहा है, और निचले लेवल पे कितने मैच्योर लीडरशिप को आप उभार रहे हैं। टिकट बंटवारे के टाइम में तो अभी भी आप जो फैसला कैसे लेते हैं, आप वैचारिकी की बात अभी हो रही है, जेपी सिंह जी ने वैचारिकी की बात करी। जब अभी भी कांग्रेस का टिकट जब लेने की जब बात होगी तो जिन राज्यों में हारने की स्थिति है वहां तो कांग्रेस का टिकट अर्थी आएगा नहीं। वो कहेगा हाँ हम टिकट ले लेंगे। वो टिकट लेने का उसका एक ही उद्देश्य होता है कि जब वो एमपी का चुनाव लड़ेगा कांग्रेस के सिंबल पे तो उसको पता है कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन उसको है कि पार्टी फंड से 50 लाख 1 करोड़ आएगा तो उसमें से हम कुछ बचा लेंगे, वो 5 साल मेरा खर्चा चलेगा, और बाकी कलेक्टर और डीएम साहब एसपी साहब हमको जान जाएंगे कि कांग्रेस का कैंडिडेट था, तो 5 साल हम उसी के बल पे थोड़ा ठेका पट्टा हासिल कर लेंगे और हमारी 5 साल दुकान चलेगा। ब्लॉक में सीओ भी जानेगा कि नेताजी है, कांग्रेस के कैंडिडेट रहे। और एक वो जगह होता है जहां पे कांग्रेस जीतने की स्थिति में होती है, वहां पे पार्टी का टिकट प्रीमियम बन जाता है। फिर क्या होता है, वहां पे फिर रेट लगता है टिकट देने में, बांटने में। 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़, वो आप जानते होंगे, आपकी जानकारी में होगा कि पैसे से कैसे टिकटें बनती है कांग्रेस के अंदर, कहां इस 2024 में भी कहां से पैसे लेके टिकटें बांटी गई है, ये सबको पता है। कैसे कैसे लोगों को टिकटें दी गई, हरियाणा में भी कैसे कैसे टिकटें बांटी गई, सबको पता है कि किसने पैसा दिया और कैसे टिकट। तो फिर भाजपा से आप कहां अलग है? काहे को भाजपा वालों को गाली देते हैं कि वो हमारा स्लीपर सेल घुसा दिया है, और स्लीपर सेल घुसा दिया तो आप कार्रवाई करके उनको बाहर बोलो, कहोगे भाजपा ही था, हमारी सूचनाएं पास करता था। आप 2 को साफ कीजिएगा, 2 टॉप लीडर को रगड़ दीजिए, राज्यों के स्लीपर सेल भी ठंडे हो जाएंगे। कमलनाथ स्लीपर सेल बन गए, लेकिन कमलनाथ से तो अभी भी राहुल गांधी गला लगा रहे हैं। पीछे देखे तो 2-4 महीना पहले फिर गुलदस्ता लिए फिर रहे थे। अभी कुमार विश्वास की शादी में 4-5 कांग्रेसी डोले फिर रहे थे। सुखजिंदर सिंह रंधावा राजस्थान के प्रभारी रहे हैं, कांग्रेस के पंजाब के बड़े नेता हैं, और 2-3 कांग्रेसी देख रहे थे। हाँ, वो मध्य प्रदेश वाले जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी कुमार विश्वास के बच्चे की शादी में और खूब तारीफ ट्विटर पे कर रहे थे। जो राहुल गांधी को दिन भर गरिया रहे हैं। राहुल गांधी अंबानी की शादी में नहीं गए, लेकिन आप उनकी शादियों में जा रहे हैं, आपके कांग्रेस के नेता जो दिन भर कांग्रेसियों को गाली खड़े करके दे रहे हैं। अब लोग कहेंगे कि देखिए सामाजिक फंक्शनों में दूरी थोड़ी होती है, कहने के लिए भी कह सकते हैं भाई, तो हाँ वो भी बात सही है, सामाजिक फंक्शनों में दूरी नहीं होती। फाइनल कंक्लूजन जेपी सर, आप शशि थरूर के बारे में कुछ कह रहे थे, और क्या वाकई राहुल गांधी में नेहरू जैसी जो वैचारिक समझ है उस लेवल पर आके क्या स्ट्रिक्ट एक्शन ले पाएंगे कि खाली ये स्टेटमेंट रह जाएगा? देखिए, एक्शन लेना अपनी जगह पर, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर पार्टी को पुनर्जीवित करना चाहते हैं तो जो, जैसा कि संजीव भाई ने कहा कि आप उस ड्रेस्टिक स्टेप लीजिए, और जो नीचे लोगों को सौंप रहे हैं, अब उनको जो है कोई बलात्कार का घटना हो जाए तो उनको जो है आधा कमान के देख रहे हैं कि वो कहेंगे हाँ आंदोलन करो तो वो आंदोलन करें। अगर जो है छात्रों पर लाठीचार्ज हो जाए तो वो कहें कि आंदोलन करो तो आंदोलन करो। उनको जो है स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता जो है आपको देनी पड़ेगी।
आपको वैचारिकी नीचे के स्तर से शुरू करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि आप किसी को बेइज्जत करने की हद तक जो आप कुछ लोग मिल करके करते हैं, और वो उसके लिए जो है ये परिस्थिति पैदा करते हैं कि ये मतलब दूध की मक्खी की तरह वो बाहर हो जाए, तो उसमें भी एक प्रतिहिंसा की भावना जाग जाती है कि चलो हम नहीं तो बेटा आओ तुम जीत के दिखाओ तो जाने। ये ह्यूमन ह्यूमन एरर है, ये ह्यूमन एरर ऐसा नहीं कि भाजपा में नहीं है। अभी तक तो भाजपा के बारे में कहा जाता था ना कि जो है वो आपके क्या कहते हैं ईवीएम से जीतती है। अब तो वोटर लिस्ट का भी घोटाला सामने आ गया। अब क्या क्या घोटाला चाहिए, ईवीएम का अलग मामला है, उसका अलग मामला है। और इसीलिए मोदी की जो राजनीति है कि कोई जो है उनको लोक लुभावन कुछ नहीं करना है, वो सब दिखावटी है, क्योंकि जानते हैं कि हम इससे जीत जाएंगे, हमको कोई वोट की जरूरत नहीं है। तो उससे कैसे मुकाबला कांग्रेस करेगी? आप चाहे जितना वैचारिक कर लीजिए, चाहे जो कर लीजिए, चाहे जो कर लीजिए, नीचे से जागरूक रहना पड़ेगा। आपके जो कैंडिडेट बूथ लेवल पर रहते हैं, आपके जो चुनाव के समय, वो धीरे से लिफाफा पकड़ करके आंख मूंद लेते हैं, चाहे जो हो वहां भीतर भीतर बक्से में, चाहे जितना जो है ठोक दिया जाए। अलानिया जो है पैसा लेकर के धीरे से जेब में रख लेते हैं कि यार पैसा तो आज मिल रहा है, कल की देखा जाएगा, जो होगा होगा। और नीचे से ऊपर तक जब दृढ़ता का अभाव है, जो आदमी राहुल गांधी से व्यक्तिगत दोस्ती का दम भरता था, जिसके कारण कांग्रेस में वो जो स्थापित हो रहा था और बाकी लोग उससे नाराज हो रहे थे, तमाम कौन था ग्रुप 34 की ग्रुप 32 कौन बना था, ये बना था, कितने लोग उसमें से, हाँ 33 वो बाहर हो गए, कितने लोग हो गए। गुलाम नबी आजाद जो है वो तेल बेच रहे हैं आज की डेट में। तो कहने का मतलब है कि वो है, लेकिन अब सवाल है कि जब आप नीचे से बात नहीं करेंगे, आपका एक पुराना सेटअप चला आ रहा है, उस सेटअप के आधार पर जो है आपकी गोटी लाल है, 4 आदमी जी हुजूर करने वाले हैं, सजाने वाले हैं, सजते रहिए। आप चाहे जो अंत का बंद का संद बोलिए, उसका कोई जब तक जमीन पे उतरेगा नहीं, कैसे होगा? और स्लीपर सेल है, तो सवाल इस बात का कि या तो आप कहिए कि सारे लोगों की प्रतिबद्धता मेरे प्रति रहेगी, मैं जो कहूंगा वही कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। ये भी नहीं कहना चाहते, क्योंकि आप लोकतांत्रिक दिखना भी चाहते हैं। तो लोकतांत्रिक जब दिखना चाहते हैं, तो कोई किसी ने लोकतांत्रिक बात कही तो आप उसको बहस का मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? सीधे सीधे जो है आप मुंह क्यों फुला ले रहे हैं कि ये पार्टी विरोधी गतिविधि है? तो कहने का मतलब है कि नीचे के लोगों को अधिकार देना पड़ेगा कि वो जो है जन समस्याओं को लेकर के जो है पब्लिक के बीच में जाए, उनको उठाएं। फिर जो है वो जब टिकट देने की बात आई, तो जो है वो आप जो है वो क्या कहते हैं पैसे वालों को एक क्राइटेरिया दे देंगे। अब जितिन प्रसाद, उनके पिताजी भी कांग्रेसी, आपके क्या कहते हैं आरपीएन सिंह, उनके पिताजी भी कांग्रेसी, मुरली देवड़ा बने, सब लोग दूसरी तीसरी पीढ़ी के लोग हैं ना। तो दूसरी तीसरी की पीढ़ी के लोग हैं, उन्हीं को लेकर के आप चल रहे हो। आप स्वयं भी तीसरी चौथी पीढ़ी के हैं। कामनर कहाँ है कांग्रेस में? अगर कोई हो तो बताए कि ये कामनर है और नीचे से ऊपर यहां तक पहुंच गया। तो पार्टी आप चलाएंगे कि कामनर आपको वोट दे और आपकी तीसरी और चौथी पीढ़ी के लोग उसमें जो है स्थापित होते रहेंगे? कैसे होगा? और टिकट देने की जब बात आई, तो पैसा लेके लोग जो है उसमें 10 छत तरफ खड़े हो जाएंगे कि जो है जो रतन लाल जीत रहे हैं, तो कहेंगे नहीं संजीव पांडे जीत रहे हैं, इनको टिकट दे दीजिए पैसा लेकर। तो रतन लाल भी गया, संजीव पांडे को तो जाना ही जाना है। अब कांग्रेस की वो हालत क्या कि जिसको भी घुरो कतवालों को टिकट दे दे और चुनाव जीत जाएंगे। फिर इतने दिनों का जो कांग्रेस की आजादी की लड़ाई के दौरान से और आजादी के बाद तक जो कांग्रेस ने खुला नंगा तांडव ब्राह्मणवाद का किया, ये उसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है, और अभी कांग्रेस और उठाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम है, एक जगह नहीं है। और सफाई ऊपर से लेकर नीचे जाएगी। पहले ऊपर सफाई होगी। तमाम ये सवाल उठ रहे हैं कि 24 अकबर रोड में स्लीपर सेल कौन कौन लोग हैं। कई लोग नाम लेकर बोल रहे हैं ये लोग हैं। सवाल है संगठन का। संगठन जिसका मजबूत नहीं होगा ब्लॉक जिला स्तर पर, वो कभी सत्ता में नहीं आ सकता है। और स्लीपर सेल की पहचान कर ली गई है, तो सवाल है कि एक्शन कब और कैसे। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। शुक्रिया सर, थैंक यू।